हाय बच्चों। तो अभी तक हमने मैथ्स एंड फिजिक्स किया। लास्ट लेक्चर में हमने वो टॉपिक ख़त्म कर दिया। इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर्स। ठीक है, 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे। तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, वेक्टर्स। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो रहती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कौन सी होती हैं? जैसे मास हो गया आपका, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गई। तो ये सब आप या तो पढ़ चुके हैं या आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं स्केलर और वेक्टर्स में। ठीक है, तो बच्चों स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक है, या ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर्स नहीं, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपको दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ें आपको चाहिए इन क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। या ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है, आगे जाके आप पढ़ोगे, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ऐसा क्यों? कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको आंसर यही देना है, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। और वो क्यों होती है? क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होती ही है। ठीक है, इसका मतलब हमें कोई एक और क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए जिसके बेस पे हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो देख ली, लेकिन इसका मतलब दीज आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस एक और चीज़ चाहिए। वो क्या है कि विच ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, समझ गए? वेक्टर अलजेब्रा जो है इंटायरली डिफरेंट है किससे, जो आपका नॉर्मल अलजेब्रा होता है। नॉर्मल अलजेब्रा में क्या करते हैं, अगर x = -4 है, y = 2 है, तो x + y विल बी इक्वल टू -4 + 2 -2। लेकिन ज़रूरी नहीं है वेक्टर अलजेब्रा में ऐसा ही हो। ठीक है, तो वेक्टर्स में ख़ास तौर पे हम सीखेंगे क्या, हम एक तो चीज़ सीखेंगे, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, फिर उनका प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करें वेक्टर से। तो वेक्टर्स को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए वाई वेक्टर्स, कि वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी है, उसको एक फोर्स इधर से खींच रही है, एक फोर्स इधर से खींच रही है। लेट्स से F2 इज़ 10 न्यूटन, F1 = 5 न्यूटन। तो देखिए, इसको एक कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी किस साइड जाएगी, ज़्यादा फोर्स किस साइड है, F2 की साइड। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, ये इस डायरेक्शन में है माइनस ये इस डायरेक्शन में है, दोनों को माइनस करेंगे तो F नेट या F रिजल्टेंट, यानी कि दोनों का मिला के जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, F2 - F1। क्यों? क्योंकि ये F2 ज़्यादा है। ठीक है, 10 - 5, तो 5 न्यूटन जो होगी वो किस साइड होगी, इस डायरेक्शन में होगी। राइट? ठीक है, तो जब फोर्सेस जो हैं यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इस साइड है एक इस साइड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक ही डायमेंशन में है, दिस इज़ ओनली वन डायमेंशन। ठीक है,
तो एक डायमेंशन में जब फोर्सेस लगती हैं तो हम नॉर्मल अलजबरा से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी किस साइड जाएगी, नेट फोर्स किस साइड होगी, तो बॉडी मूव किस साइड करेगी, F2 की तरफ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ तक हमने वेक्टर्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया, ना हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है। अब एक और बॉडी है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, और थीटा है लेट से 30 डिग्री, ठीक है। F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब देखिए ये फोर्स जो है, ये वाली फोर्स जो है, यहाँ इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। जब भी बीच में एंगल बनता है तो इसका मतलब ये हो गया, ये 2 डायमेंशनल थिंग हो गई, ठीक है। अब हमें देखो, गट फीलिंग मेरी क्या कहती है कि इधर से फोर्स ऐसे खींच रही है, इधर से ऐसे खींच रही है, तो इसका रिजल्टेंट यानी कि बॉडी किस साइड मूव करनी चाहिए, इन दोनों के कहीं बीच में मूव करनी चाहिए। ये मेरी इंट्यूशन है, मैं साइंटिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास प्रूफ नहीं है कोई भी, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये कहीं ऐसे जाएगी, ठीक है। लेकिन ये किस ओर जाएगी एग्जैक्टली, कहाँ जाएगी, इसका रिजल्टेंट कितना मैग्नीट्यूड होगा, किस एंगल पे होगा, इस F1 से या F2 से कितने एंगल पे होगा, ये मेरे को पता ऐसे नॉर्मल अलजबरा लगा के नहीं चल सकता है। तो इसके लिए मेरे को ज़रूरत पड़ी वेक्टर्स की। ओके, सो वेक्टर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें ये देखना था कि इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है, जब भी कोई बॉडी साइमल्टेनियसली 2 डायमेंशंस में मूव करे तो इंडिविजुअली वो x कितना जाती है, y कितना जाती है, मेरे को अगर ये पता करना हो तो मेरे को वेक्टर्स चाहिए, ठीक है। इसी तरह से देखो 2D मोशन को बोलते हैं मोशन इन प्लेन, ठीक है। और जब भी मैं बात करता हूँ स्पेस की तो ये 3D चीज़ होती है, ठीक है, समझ गए। तो प्लेन की जब बात होती है तो 2D होता है, 2 डायमेंशन चाहिए, स्पेस की बात होती है 3 डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली अगर 3 डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है और मेरे को ये देखना है कि x में कितना मूव की, y में कितना की, z में कितना की, तो मेरे को नॉर्मल अलजबरा कभी भी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे को जब भी 2D में या 3D में चीज़ों को देखना है, उनकी इंडिविजुअल डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट देखना है, तो मेरे को वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे इसका इस्तेमाल होगा हम आगे करते हैं, ठीक है। तो अब वेक्टर अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वेक्टर है क्या। देखो वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, इट्स अ लाइन विच रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंट डायरेक्शन and magnitude of a physical quantity, ठीक है। ऐसा कैसे होता है अभी देखते हैं। देखिए ये बॉडी है, मैं एक फोर्स ऐसे करके लगाता हूँ इसको, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है। यानी कि ये इस एंगल पे है, थीटा पे, ठीक है। ये तो है फोर्स। अब मेरे को वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करना, मैं बोलता हूँ कि वेक्टर एक ऐसी लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है फिजिकल बॉडी को या फिजिकल क्वांटिटी को, और क्या दिखाती है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, एक लाइन इसके पैरेलल ड्रा करूँगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी, देखो F इज इक्वल टू 100 न्यूटन है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, स्केलिंग करनी है। स्केलिंग का मतलब क्या है, जैसे मानचित्र पे, मैप पे आपने देखा होगा कि इंडिया में जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक, सर्टेन डिस्टेंस है, लेट्स से इट्स अराउंड 3000 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन मैप पे आप ये 3000 किलोमीटर को सीधा ऐसे प्लॉट कर नहीं सकते, ठीक है। मैप आपका छोटा वर्जन है,
तो वहाँ क्या होता है, हम वहाँ क्या मान लेते हैं, लेट्स से वहाँ क्या करते हैं कि लेट्स से 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप, ठीक है, या 1 mm ऑफ मैप, ठीक है। तो मैप में अगर आप 1 mm चलते हो तो एक्चुअली आप 100 किलोमीटर चल चुके हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होगा वो कितना आपका 100 किलोमीटर ये हो गया, तो इसका मतलब 30 ml 3000 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 30 mm। तो यानी कि मैप पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ 100 किलोमीटर होगा, मैं 1 mm से उसको रिप्रेजेंट करूँगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3000 किलोमीटर का मेरे पास 30 mm आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसको स्केलिंग करता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ को। मैं लेट से F को मान लेता हूँ कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा, किस डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में, और उसकी लेंथ कितनी लूँगा, ये 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 mm है, ठीक है। तो 100 न्यूटन को दर्शाने के लिए कितना चाहिए आपको, 10 mm आपको इसकी लेंथ चाहिए होगी, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब इसकी लेंथ जो है वो कितनी क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड दर्शाएगी, इसकी डायरेक्शन जो है इसकी फोर्स की डायरेक्शन या फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन दर्शाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे करके वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। देखिए वेक्टर ऐसे होता है, ये इसकी डायरेक्शन है, एरो जो होता है ये इसकी डायरेक्शन देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। अब आ गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं ए बी। देखो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा हो सकता है और कैसे है उसको करते हैं। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, दो टेल्स को आपको जोड़ना है, जॉइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। टेल के साथ टेल जुड़ी होनी चाहिए, तभी आप इसका एंगल जो है वो देख सकते हो, ठीक है, ओके। और एंगल कौन सा लेना है आपको, छोटा एंगल लेना है। अब इसका एंगल क्या क्या हो सकता है, इसको मैं ऐसे करूं, ए और बी में कौन कौन सा एंगल हो सकता है। देखिए एक तो ये एंगल है, ठीक है, एक इसका एंगल ये वाला भी हो सकता है, ये वाला, ठीक है, लेकिन ये बड़ा एंगल है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो हम लेते हैं, इट इज़ ऑलवेज द स्मॉलर वन, स्मॉलर एंगल, छोटा, ठीक है, समझ गए। अब ऐसा अगर वेक्टर्स ऐसे हों, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और आपका इस तरह से बी वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच में थीटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब जैसे मैंने बताया कि आपको एंगल लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको एंगल के लिए टेल के साथ टेल मिलानी पड़ेगी, तो इसको आप नीचे की ओर कर दोगे, ठीक है। तो फिर ये वाला एंगल लोगे, ये जो एंगल थीटा डैश किसके बराबर होगा, ये आपका 180 माइनस थीटा, ठीक है। वो कैसे होगा, सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है। ये थीटा दोनों बराबर, ठीक है, और ये रह जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, ओके। चलो अब आ गया जी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, या टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो पहला आ गया आपका पैरेलल वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए बस, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि ए और बी वेक्टर के बीच में थीटा इज 0, तब हम बोलेंगे पैरेलल। इनका दोनों का मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, ठीक है, ये देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा एंटी पैरेलल, ये क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर है ये इधर है, ठीक है, लेंथ कोई भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा इक्वल वेक्टर्स,
थीटा इनमें भी ज़ीरो हो, यानी कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, इनका लेंथ दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम होना चाहिए, ठीक है, देन ओनली द वेक्टर्स कैन बी इक्वल, ठीक है, ओके। फिर और भी बहुत सारे वेक्टर्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर आप देख सकते हो, देखो ऐसा है कि आपका ये क्या रहता है, ये एक्स है, ये वाई, दिस इज़ एक्स वाई प्लेन, ठीक है, समझ गए, ये एक प्लेन है। तो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे, इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है, एक इधर लग रही है, लेकिन ये तीनों की तीनों इसी प्लेन में है, इनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, ओके। अब मेन चीज़ जो है वो है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को समझने के लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का एक जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, तो हम ऐसे एक्सिस प्लॉट करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेट्स से ए कैप, ठीक है, इसको बोलते हैं ए कैप, ठीक है। अगर यहाँ ए जो है, ए इज सम वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ए वेक्टर, ये ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो आपको डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेक्टर को डायरेक्शन देता है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो पर्टिकुलर वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं तीन डायरेक्शंस में, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तीन डायरेक्शंस रहती हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं आई, ठीक है। वाई की डायरेक्शन में जो होता है वो जे होता है, जेड की डायरेक्शन में होता है वो के होता है, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, लेट्स से ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, इन 3 डायमेंशन, अगर मैं मानूँ कि ये ए जो है ये स्पेस में है, ठीक है, 2 डायमेंशन में नहीं है, स्पेस में है, तो इसका मतलब इसकी 3 डायरेक्शन होगी। तो कोई भी वेक्टर जिसके जो स्पेस में है उसके 3 कंपोनेंट होंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसका मतलब क्या है, ए एक्स जो है इसका कंपोनेंट इधर वाला, ए वाई क्या है इधर वाला, ए जेड क्या है इधर वाला, ठीक है। लेकिन ये तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल रहा था, ए वाई ए एक्स ये ए जेड, ठीक है। तो डायरेक्शन एस्पेक्ट कहाँ से आया, डायरेक्शन एस्पेक्ट क्या हुआ, हमने जब उसको आई से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट ए एक्स ये इसी डायरेक्शन में है, ए वाई जो है इसी डायरेक्शन में है जब जे से मल्टीप्लाई किया, ए जेड जो है के की डायरेक्शन में है। इन अदर वर्ड्स, जब आई मल्टीप्लाई होगा किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड किस साइड का है, एक्स का है। जब जे से मल्टीप्लाई होगा वो मैग्नीट्यूड वाई का है, जब के से मल्टीप्लाई होगा वो मैग्नीट्यूड आपका जेड का है, राइट। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ये बेटा मैग्नीट्यूड होता है इसका उसके सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें आपको आई जे के नहीं लेना है, ठीक है, समझ गए, ओके। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट का सम स्क्वायर और फिर इसको सम करके अंडर रूट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस, ठीक है। इसी तरह से अगर 2D वेक्टर होगा तो ए किसके बराबर हो जाएगा, इसके 2 ही कंपोनेंट होंगे, ठीक है, और एक का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके,
ये मैं कह रहा हूँ ax और ये हो जाएगा ay, ठीक है। अगर मेरे को थीटा निकालना होगा, tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ax, ठीक है। तो ये आपका ये tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, दिस इज फॉर 2D वेक्टर्स, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन किया जाए यूनिट वेक्टर का। इफ a इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे सॉल्यूशन? यूनिट वेक्टर को n से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। n कैप a की डायरेक्शन में क्या होता है, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो जब मैं a वेक्टर की बात बोलता हूँ, इसका मतलब वो x y z की टर्म में होएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 4i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखने की है, ये यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर करना है आपको, यहाँ माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अंडर रूट के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। अल्टीमेटली यहाँ कुछ भी माइनस नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये क्या आ गया, 4i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है। 9 4 13 और 16 29, 9 4 13 और 16, ठीक है। तो ये हो गया अपॉन रूट 29। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। ऐसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। यही तरीका है। चलें आगे। अब हम चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, उसमें एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। इसमें 2 लॉज पढ़ेंगे। पहला है ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, लेट्स से 2 वेक्टर्स हैं, एक है आपका ये वाला वेक्टर, एक है आपका ये वाला वेक्टर। इसको हम a बोलेंगे, इसको हम b बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर 2 वेक्टर्स हैं और उन दोनों को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं ट्रायंगल की साइड से। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 2 वेक्टर्स, उनको अगर मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ ट्रायंगल की साइड से, यानी कि ए वेक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको इसी के पैरेलल यहाँ कर दिया। अब क्या हुआ, ये इसकी टेल, ये इसका हेड, ये इसकी टेल, ये इसका हेड, ठीक है। अब ये इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन है तो ऐसे जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं इन सेम ऑर्डर। यानी कि 2 वेक्टर्स अगर मेरे पास हैं, अगर मैं उनको रिप्रेजेंट कर पाऊँ ट्रायंगल की 2 साइड्स पे टेकन इन सेम ऑर्डर, तो तीसरी साइड जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, थर्ड साइड विल बी, ये जो R होगा, ठीक है, ये A है, तो तीसरी साइड क्या देगी आपको, रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, यानी कि एडिशन ऑफ A एंड B, ठीक है। और वो A और B का एडिशन किस सेंस में होगा कि आपको ये ग्राफिकली नापने पड़ेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कि ये जो थर्ड साइड है टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रही है, देखो ये इधर जा रही है। तो अगर सेम ऑर्डर में क्या होती है, अगर पूरी की पूरी तीनों मेरे को सेम ऑर्डर में करनी है तो मैं कैसे करूँगा उसको, सेम ऑर्डर में तीनों होंगी तो भाई ऐसे होगा। इसका मतलब क्या हो गया,
बॉडी यहाँ से चली, ये चल सब कुछ हो गया, फिर यहाँ आके भाई ज़ीरो हो गया। तो जब भी ये आगे हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ, ठीक है, उसमें क्या है, जो भी क्लोज फिगर अगर बनती है वेक्टर्स की, ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है सेम रहता है, तो क्या होता है कि भाई आपका रिजल्टेंट इसमें ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये हमेशा टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अब देखिए ये जो मेथड है ये है ज्योग्राफिकल मेथड, दिस इज ज्योमेट्रिकल मेथड, दिस इज ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड का क्या मतलब होता है, आप स्केल लोगे, यहाँ से मेज़र करोगे, स्केल लोगे, यहाँ से मेज़र करोगे, ठीक है। हालांकि ये आपको ए आपको दिया होगा, बी आपको दिया होगा, स्केलिंग करोगे, जैसे ए आपको दे दिया उन्होंने 10 न्यूटन, बी आपको दे दिया उन्होंने 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसको स्केलिंग करोगे, 1 न्यूटन लेट से 1 mm, तो ये 10 mm बन जाएगा, ठीक है, ये 20 mm बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पता नहीं है ये कितना होगा, ये आपको स्केल से मेज़र करना पड़ेगा। लेट से ये आता है 23 या 25, ठीक है, मेज़र करके। तो ये a प्लस b जो होगा आपका 25 होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ नोट करने की है, एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ठीक है। नॉर्मल अलजबरा में क्या होता है, a प्लस b 10 प्लस 20, ये कितना होना चाहिए 30। लेकिन ये वाला जो वेक्टर अलजबरा है, ठीक है, इसमें r ज़रूरी नहीं है, ये आपका 30 आएगा, वो 25 भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वेक्टर अलजबरा इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल अलजबरा, ठीक है। तो ये तो ज्योमेट्रिकल मेथड है, लेकिन इसको ऐसा है, ऐसे करके आप मेज़र करते रहोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगा। बड़ी चीज़ों के लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा मेथड चाहता हूँ जिसमें मैं फार्मूला लगा के चीज़ों को सॉल्व कर लूँ, ठीक है। उस मेथड को बोलेंगे हम एनालिटिकल मेथड। तो वेक्टर एडिशन के लिए दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। उसमें क्या होता है, ये वेक्टर है एक बी, ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पैरेललोग्राम को, मतलब कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं ये पैरेललोग्राम की, ठीक है, इनसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी कि दो वेक्टर्स को मैं बना देता हूँ एडजेसेंट साइड्स। यहाँ आप देखिए वहाँ सेम ऑर्डर में था, यहाँ सेम ऑर्डर में नहीं है वेक्टर्स, ठीक है। तो ए वेक्टर इधर आ जाता है, बी वेक्टर इधर आ जाता है, ठीक है। अगर मैं दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उससे रिप्रेजेंट करूं, तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, ठीक है, दिस डायगोनल, ठीक है भाई, ये आर जो है, ठीक है, ये देता है क्या, ए प्लस बी, यानी कि डायगोनल इस केस में ए प्लस बी देगा, ठीक है, ओके। और ये मेथड वहाँ से कैसे डिफरेंट है अभी करते हैं। हम बोल रहे हैं ये एनालिटिकल मेथड है, यानी कि इसमें फार्मूलाज लगेंगे, वो कैसे लगेंगे अभी देखते हैं। दिस इज़ एनालिटिकल मेथड, यानी कि इसमें हम स्केल से मेज़र नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा करेंगे हम, देखो ये जो साइड है ये इसी के बराबर है, तो ये बी ही है, ठीक है। इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा, यानी कि ए और बी के बीच में है थीटा, ठीक है। ये इसके और इसके बीच में थीटा है, तो इसके और इसके बीच में भी थीटा ही होएगा, ये दोनों पैरेलल एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बी है, ठीक है। लेट्स से ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, ठीक है। अब आपने देखो ये बी जो है, ये वाला, दिस इज़ बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये क्या है आपका बी कॉस ऑफ थीटा। अभी हम रेजोल्यूशन करेंगे तो उसमें ये चीज़ें भी आपको बता देंगे। तो अभी आप इसको ट्राइंगल से ही आप देखो कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। ट्राइंगल से कैसे देखोगे, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, मेरे को ये लेना है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि ये पी हो गया डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। तो क्या होता है साइन थीटा, तो पी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो पी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, अपॉन बी हो गया, इज इक्वल टू कॉस थीटा बी कॉस थीटा, ठीक है, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा ये क्या होगा,
ये होगा आपका a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, राइट। ठीक है, अब ट्राइंगल ये वाली लें, ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। अब यहाँ देखो आप, ओ बी क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये तो आर स्क्वायर के बराबर आ गया, ये किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये बी स्क्वायर ये दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये किसके बराबर होता है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर की एडिशन का, व्हेन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो रिजल्टेंट आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। और फार्मूला कहाँ से लिया हमने, यहाँ से, इस ट्राइंगल से ओ ए बी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये पूरा का पूरा बेस स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें अब देखना है कि ये एंगल किस एंगल पे रहेगा विद वेक्टर ए, ठीक है। तो उसको भी हम उसी ट्राइंगल से लेंगे, ठीक है। तो tan अल्फ़ा जो होगा ये बी था आपका। अब tan अल्फ़ा अगर मेरे को देखना है फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, भाई ये tan अल्फ़ा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ओके है, तो ये आपका एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें दो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट देखिए आपने, एक तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन थीटा इज एंगल बिटवीन देम इज दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे को अगर करना है, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू ए और बी, ठीक है, फाइंड थीटा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों बराबर हैं और आर जो है ए या बी के बराबर है, ठीक है। तो लेट्स से सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट्स से ए इज इक्वल टू ए, तो बी भी ए के बराबर ही होगा, तो इसका मतलब आर भी ए के बराबर ही होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, आर इज इक्वल टू रूट क्या आएगा, ए स्क्वायर, बी किसके बराबर है, ए के बराबर, प्लस 2 ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी के बराबर है, कॉस ऑफ थीटा, आर किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। इसका रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे इसको हम, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ये कट गया। मेडिकल स्टूडेंट्स ये काटने वाला काम आप ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ गड़बड़ करोगे, ठीक है। आप इसको चाहे उधर माइनस लेके आप ज़ीरो कर देना, ऐसे मत काटना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और -1/2 कॉस थीटा में कब होता है, ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब जब दो वेक्टर सेम हो और उनका रिजल्टेंट
इज़ इक्वल टू वन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, तो उनके बीच में, उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है, ओके। चलिए एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि देखो, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, यहाँ क्या है, ए इज इक्वल टू बी, तो उनका जो रिजल्टेंट रहता है, ये रिजल्टेंट जो है आर, ठीक है, आर क्या करता है, इनका जो ओरिजिनल एंगल है, ओरिजिनल एंगल कितना था, थीटा वाज 90 डिग्री, ठीक है, तो थीटा डैश, ये जो थीटा डैश है और ये भी थीटा डबल डैश विल बी इक्वल टू थीटा डबल डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जब दो वेक्टर्स हैं इक्वल हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट जो होता है वो उस थीटा को बाइफरकेट करता है इन इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ थीटा अगर 90 डिग्री था तो ये दोनों एंगल्स होंगे 45 डिग्री ईच, ठीक है। एक और चीज़ उसमें देखते हैं, ये वेक्टर ए है, लेट्स से 50 न्यूटन का है, ये बी है, लेट्स से 10 न्यूटन का, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। तो जी इसमें एक चीज़ आप कॉमन सेंस लगाओ, जो वेक्टर ज़्यादा होगा, अब यहाँ ज़्यादा कौन सा है, बड़ा वेक्टर कौन सा है, 50 वाला, तो ये रिजल्टेंट जो है उसकी ओर झुका होगा, यानी कि उसका जो थीटा होगा, अल्फ़ा जो यहाँ है, अल्फ़ा विल ऑलवेज बी लेस देन बीटा, ठीक है। तो बड़ी फोर्स के साथ, बड़े वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का जो एंगल होता है वो कम होता है, क्योंकि उसकी ओर झुक जाता है, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, क्यों, क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन करें एक और, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन, एक फोर्स है ऐसे करके, ठीक है, मैं बार बार फोर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मोमेंटम ले सकते हो, जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हमें अलजबरा समझना है, उसके वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो ये ए वेक्टर है, लेट्स से 20 न्यूटन, ठीक है, बी वेक्टर जो है 30 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना है इसका, आर इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इसमें कैच क्या है, अगर आप इन दोनों को थीटा 60 डिग्री मान के चलोगे, ठीक है, तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, थीटा क्या होता है, कौन सा एंगल होता है, जब दोनों की टेल जो है वो आपकी मर्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम नीचे करेंगे, ठीक है, यहाँ ले आएंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को आप अगर सीधा सीधा आगे ले जाते हो तो वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और चीज़, अगर वेक्टर को आप इसी डायरेक्शन में रखते हुए आगे ले जाते हो तो वेक्टर की पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सॉरी, वेक्टर ट्रांसपोज हो जाता है, मैग्नीट्यूड पे, एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देयर इज़ नो चेंज इन वेक्टर एज सच। हमने इसको इसी लाइन में इतना ही एंगल रखा, ठीक है, तो उसको नीचे कर दिया, क्या करने के लिए, इन दोनों की टेल बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में एंगल 60 ना रहा, ठीक है, पहले तो ये 60 था, ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल जो है, दिस इज़ 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो अब का जो एंगल है भाई वो 60 डिग्री नहीं है, ठीक है, वो कितना है, इट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालना है, फिर कैसे निकालोगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 20 इंटू 30 इंटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है, ये सारा रूट में है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 400 प्लस 900 प्लस 2 इंटू ये 30 है 600 इंटू 1/2 माइनस ये 300, ठीक है, अंडर रूट 400 900 1300
-600 इज इक्वल टू √700। ये आपका आंसर आएगा, न्यूटन। ठीक है, ओके। चलिए, अगर आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, कुछ नहीं करना है, बस आपका फार्मूला सिंपल सा ये हो जाएगा a² + b² - 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना और, राइट। चलो, तो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन, अभी सब्ट्रैक्शन में एक और चीज़ थी, ये अपना उसका एंगल था। ठीक है, तो वो उसका सिर्फ नीचे माइनस आएगा। उसका एंगल हमारा एडिशन में क्या था, एडिशन में tan अल्फ़ा वाज b sin थीटा डिवाइडेड बाई a + b cos ऑफ थीटा। बस यहाँ माइनस आ जाएगा उसका। ठीक है, और यहाँ उसका माइनस रिजल्टेंट में आ जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं है। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, ओके। फिर एक होता है कि अभी तो हमने देखा कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। इसी तरह से मोर देन अगर वन वेक्टर हो, ठीक है, तो एक पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जैसे एक वेक्टर ऐसे है, ये है, ठीक है, अगर ये वेक्टर A है, B है, C है, D है, तो E वेक्टर जो है इन रिवर्स ऑर्डर विल बी इक्वल टू A + B + C + D, यानी कि ये आपका ट्रायंगल लॉ की ही एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि मेरे पास अगर A, B, C, D वेक्टर्स हैं और मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, और फिर इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो जो उसकी क्लोजिंग साइड होगी, ठीक है, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, वो उसका मैग्नीट्यूड होएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया पॉलीगॉन लॉ। इसमें एक चीज़ मैं पहले भी वैसे बता चुका हूँ कि अगर मैं पॉलीगॉन बनाता हूँ या मैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पॉलीगॉन की साइड से, और ये सारे के सारे एक ही ऑर्डर में हैं, यानी कि A, B, C, D, E, F, तो इस केस में इसका रिजल्टेंट जो होता है 0 होता है। ठीक है, ओके। अब आज एक टॉपिक करेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट और अपना क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर मैं इस तरह से एक वेक्टर लूँ A, ठीक है, अब मैं दो ही डायमेंशन बनाए, इसका मतलब ये 2 डायमेंशन में वेक्टर है। ठीक है, ये अगर इसका एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये मैं अगर ये ट्राइंगल बना दूँ OPQ। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये साइड जो है इन टर्म्स ऑफ A क्या है, ये साइड जो है इन टर्म्स ऑफ A क्या है। इसका मतलब क्या है, मैं A का कंपोनेंट देखना चाहता हूँ x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, यानी कि 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं इसका वेक्टर का कंपोनेंट देखना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वेक्टर 2 डायमेंशन में है, इसका मतलब इट शुड हैव 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में होना चाहिए, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है,
और मैं यही फाइंड आउट करना चाहता हूँ वो क्या हो सकता है, ठीक है। ओ क्यू पी अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ तो ये क्या है, बेस अपॉन ओ क्यू अपॉन ओ पी किसके बराबर है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ओ क्यू क्या है, ओ पी क्या है, ए, ये ए है, ठीक है, ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये ओ क्यू जो है मैं इसको ए एक्स से मानता हूँ क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है। तो भाई ये जो एक्स डायरेक्शन में है ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, ए एक्स ए कॉस थीटा। इसी ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ क्यू ए डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ठीक है। तो क्यू ए वाई डायरेक्शन में है तो इसको मैं वाई मानता हूँ, विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए को रिजॉल्व कर दिया, यानी कि उसको कंपोनेंट्स में बांट दिया। एक उसका एक्स कंपोनेंट है विच इज़ दिस, ठीक है, एक उसका हो गया वाई कंपोनेंट विच इज़ दिस, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और इसको दर्शाते कैसे हैं, ए वेक्टर को, क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं इसके, ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड, ये हम कर चुके हैं। आई और जे, आई और जे क्या आता है, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, यानी कि जे इस डायरेक्शन में होता है, आई इस डायरेक्शन में होता है। तो मैं एक वेक्टर, टू डायमेंशनल वेक्टर को मैं दो डायमेंशन में तोड़ के लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ओके। और अगर मेरे को एंगल देखना हो, tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ठीक है, ओके। और अगर मेरे को मैग्नीट्यूड देखना हो, हमने क्या देखा, ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है। और ए एक्स किसके बराबर है, ए कॉस ऑफ थीटा, ए वाई किसके बराबर है, ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो मैं इनकी जगह ये भर दूँ तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हम क्या बोलते थे कि रूट लेना है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ए एक्स क्या है, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रूट, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, तो ये ए स्क्वायर हो गया, तो रूट ए स्क्वायर का आ गया ए, ठीक है। तो ये क्या था, यही, ओके। इसका मतलब हमने काम ठीक किया है। तो इसको मिटा दें, अब इसका क्वेश्चन किया जाए कोई। एक वेक्टर है, लेट्स से 100 न्यूटन, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका कुछ नहीं करना, ए एक्स किसके बराबर होता है, ए कॉस ऑफ थीटा, 100 इंटू कॉस 60, 100 इंटू 1/2 50, ठीक है। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, 100 इंटू साइन ऑफ 60, 100 इंटू रूट 3/2, 50 रूट 3, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन है एक, इसमें आपको फाइंड करना है ओ बी और ओ सी को फाइंड करना है कि ये दोनों क्या रहेंगे, ठीक है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी नंबर ऑफ़ फोर्सेस जब लगती हैं किसी बॉडी पे साइमल्टेनियसली, तो क्या होता है कि उसका एक्स कंपोनेंट जो होता है, ठीक है, दैट्स से ये अगर ये एफ है, फोर्सेस हैं, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक
ठीक है। इसमें एक कंडीशन और होगी कि ये सारी जो फोर्सेस हैं दे आर एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है कि एक्स कंपोनेंट सभी फोर्सेस का ज़ीरो होता है, वाई कंपोनेंट सभी फोर्सेस का ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये है ओ सी, यही एंगल पे है, ठीक है। हम इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व ओ सी, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ये 45 है, तो एक्स डायरेक्शन में ओ सी क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू ओ सी कॉस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। ओ सी 1/√2, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में इस साइड क्या है, ओ सी कॉस ऑफ 45, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब इधर वाला कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट, इसका मतलब ओ सी इंटू 1/√2 शुड बी इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से मैं इसको रिजॉल्व करूँगा वर्टिकली, यानी कि वाई डायरेक्शन में, तो ओ सी के वाई डायरेक्शन में क्या होगा, ओ सी साइन ऑफ थीटा, ओ सी साइन ऑफ 45 डिग्री, ओ सी इंटू 1/√2, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, सिग्मा एफ वाई शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर वाला कंपोनेंट ये ऊपर की ओर है और ये इधर नीचे की ओर है, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ओ सी इंटू 1/√2 यहाँ से, ठीक है, शुड बी इक्वल टू ए 10, ठीक है। समझ गए। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब इसको और इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं 1/2, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी अपॉन 10। तो ये तो कट गया, ये 1 आ गया, ओ बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसी तरह से आपका अब ओ बी क्या है, 10 आ गया। हमें निकालना क्या था, ओ सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो ओ बी हमारे पास आ गया 10, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो ओ सी किसके बराबर होगा, √t इंटू ओ बी √2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10√2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है, ओ सी 10√2 न्यूटन, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ P and Q so that इनका रिजल्टेंट जो होगा, so that their resultant gives unit vector in x direction। ये क्वेश्चन है कि P वेक्टर है, Q वेक्टर है। अब P और Q के रिजल्टेंट में क्या ऐड करेंगे ताकि उनका सबका रिजल्टेंट मिला के यूनिट वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या होता है, I। तो हमें करना क्या है, इन दोनों वेक्टर में कुछ ऐड करना है ताकि रिजल्टेंट जो I के बराबर होगा, यानी कि सॉल्यूशन P प्लस Q प्लस कोई एक रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, शुड बी इक्वल टू I, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2i7j माइनस 10k प्लस I प्लस 2j प्लस 3k शुड प्लस RV शुड बी इक्वल टू I, ठीक है।
ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, वेक्टर जो होते हैं आई के साथ आई ऐड हो सकता है एडिशन में, यानी कि एडिशन में एक चीज़ आपको नोट करनी है कि आई प्लस आई ही हो सकता है, आई प्लस जे ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलर जो कंपोनेंट है वही ऐड होंगे, तो इसका मतलब आई 2i प्लस आई कितना हो जाएगा 3i। ठीक है, 7j प्लस 2j 9j। ठीक है, -10 प्लस 3 -7k प्लस रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू आई, ये इधर चला जाएगा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा i माइनस 3i माइनस 9j प्लस 7k माइनस 2i माइनस 9j प्लस 7k। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा जब हम इनके अपना P और Q के रिजल्टेंट में ऐड करेंगे और हमें रिजल्टेंट मिलेगा I वेक्टर। ठीक है, ओके। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल एक और लेक्चर इसका होगा, तो उसमें हम वेक्टर्स पूरे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बचा है स्केलर प्रोडक्ट और अपना वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।